उसने जाकर गुरु से कहा, लड़के यह झूठ कहते हैं कि शील सिंह मेरा पिता नहीं है। गुरु ने कहा, बेटा वे ठीक कहते हैं। तेरे पिता का नाम तो मुझे भी नहीं मालूम। शील सिंह तो वास्तव में तेरा नाना है। राजा ने क्रुद्ध होकर तेरी माँ का विवाह एक सेवक से तय किया था, लेकिन विवाह की रात ही किसी जिन ने सेवक को भगा दिया और स्वयं तेरी माँ के पास सो गया। धनेश यह बातें सुनकर रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और उससे कहा, भगवान के लिए मुझे बताओ कि मेरा पिता कौन है। माँ ने कहा, तुम्हारे पिताजी शील सिंह हैं। वह तुम्हें हमेशा प्यार किया करते हैं। धनेश ने कहा, तुम झूठ बोलती हो। शील सिंह मेरे नहीं, आपके पिताजी हैं। आप मुझे मेरे असली पिता का नाम क्यों नहीं बताती। उसकी माँ यह सुनकर रोने लगी, क्योंकि उसे अपने पति की याद आ गई, जो केवल एक रात उसके साथ रहकर न जाने कहां लोप हो गया था। इसी बीच शील सिंह भी वहां आ गया और बेटी को रोते देखकर उसने पूछा, तुम क्यों रो रही हो। बेटी ने रोने का कारण बताया तो वह भी दुखी हुआ। वह रात भर दुख में निमग्न रहा और सोचता रहा कि कैसे दुर्भाग्य की बात है कि लड़की की बदनामी इस तरह हो रही है। दूसरे दिन में राज दरबार में गया तो रोते हुए राजा के पैरों में गिर पड़ा। उसने सारा हाल बताकर कहा, अब मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता कि लोग कहें कि मेरी बेटी ने जिन्न से लड़का पैदा किया है। आप मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दें तो मैं अपने दामाद बलवंत सिंह को सारे बड़े नगरों, विशेषतः लोहगढ़ में जाकर तलाश करूं। राजा को भी यह सारी बातें जानकर बड़ा दुख हुआ। उसने न केवल मंत्री की छुट्टी मंजूर कर ली, बल्कि हर जगह के राजाओं के नाम पत्र और अपने वैद्यों के नाम आदेश लिखवाकर शील सिंह को दे दिया। शील सिंह अपनी पुत्री और नाती को लेकर विशालनगर से रवाना हुआ। 20 दिनों की यात्रा के बाद वह सूरजनगर पहुंचा। वहां जाकर उसने नदी के किनारे अपने डेरे खड़े किए और सेवकों को आज्ञा दी कि नगर में जाकर आवश्यक क्रय विक्रय करो। वह खुद बलवंत सिंह को ढूंढने नगर में निकल पड़ा। धनेश भी अपने कुछ सेवकों के साथ नगर की सैर को निकला। नगर में आने पर उसके चारों ओर उसके अनुपम रूप को देखकर लोग जमा हो गए। इससे परेशान होकर धनेश बलवंत सिंह की दुकान में घुस गया। बलवंत सिंह को जिस हलवाई ने गोद लिया था उसका देहांत हो चुका था और इस समय उसकी दुकान का मालिक बलवंत सिंह ही था। बलवंत सिंह का नगर निवासी बड़ा मान करते थे, क्योंकि वह मिठाई बहुत अच्छी बनाता था। बलवंत सिंह ने धनेश को देखा तो उसके हृदय में प्रेम का ज्वार उठने लगा। उसने धनेश से कहा कि आप मेरी दुकान के अंदर बैठें और कुछ भोजन करें। धनेश के साथ के सेवकों के प्रमुख ने कहा कि आप मंत्री पुत्र हैं, आपके लिए इस मामूली दुकान पर बैठकर खाना पीना उचित नहीं है। अब बलवंत सिंह ने कहा कि मेरी दुकान की मलाई सब जगह प्रसिद्ध है। मैंने मलाई जमाने का गुर अपनी माता से सीखा है और उसके और मेरे सिवाय ऐसी मलाई कोई नहीं जमा सकता है। मेरी मलाई दूर दूर जाती है और आप भी इसे खाकर बहुत प्रसन्न होंगे। यह कहकर बलवंत सिंह ने कड़ाही से मलाई निकाली और उसमें अनार का रस और मिश्री डालकर धनेश को दी। वह उसे खाकर बहुत प्रसन्न हुआ। शील सिंह के प्रधान सेवक को भी मलाई खिलाई। वह भी खाकर बहुत खुश हुआ। बलवंत सिंह धनेश को देखता जाता था और सोचता जाता था कि अगर उस सुंदरी से जिसके पास उसने एक ही रात गुजारी थी कोई पुत्र होता तो शायद ऐसा ही होता। फिर उसने धनेश से पूछा कि आप सूरजनगर में कैसे आए। धनेश जवाब देने ही वाला था कि सेवक ने कहा कि अब यहाँ नहीं ठहरिए, बहुत देर हो गई है, आपकी माँ आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। यह सुनकर धनेश दुकान से उठकर चल दिया। बलवंत सिंह को उसका अचानक जाना बर्दाश्त नहीं हुआ। वह अपनी दुकान बंद करके उसके पीछे चलने लगा। जब नगर के द्वार पर पहुंचा तो धनेश के सेवकों के सरदार ने बलवंत सिंह से डपट कर पूछा कि तुम हमारे पीछे क्यों लगे आते हो? मुझे उधर कुछ काम है।
धनेश ने भी अपने सेवक से कहा कि वह अपने काम से जा रहा है, इसे जाने दो, तुम किसी को कहीं आने जाने से कैसे रोक सकते हो। लेकिन जब धनेश अपने खेमे के पास पहुंचा और उसने मुड़कर देखा तो बलवंत सिंह को कुछ पीछे चलते पाया। अब वह डरा कि नाना को मालूम होगा कि मैंने इस हलवाई की मलाई खाई है तो वे नाराज होंगे। उसने घबराहट में एक पत्थर उठाया और खींचकर बलवंत सिंह की ओर फेंका और जल्दी से अपने खेमे में घुस गया। धनेश का फेंका हुआ पत्थर बलवंत सिंह के माथे पर लगा और उसका माथा लहूलुहान हो गया। उसने अपनी दुकान पर आकर घाव की मरहम पट्टी की और अपने मामूली काम काज में लग गया। इधर शील सिंह 3 दिन सूरजनगर में दामाद को खोजने के बाद कई प्रमुख नगरों में गया। इनमें जौनपुर, माधवगढ़, कोलपुर, भावनगर आदि शामिल थे। अंत में वह लोहगढ़ पहुंचा और वहां के राजा से भेंट की। राजा ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया और पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए। शील सिंह ने कहा कि मैं अपने भाई जैसे मित्र मील सिंह के पुत्र बलवंत सिंह को ढूंढने निकला हूँ। आप कुछ उसके बारे में जानते हो तो कृपा करके मुझे बताएं। राजा ने कहा, मील सिंह मेरा मंत्री था। बहुत दिन हुए उसका देहांत हो गया और उसका पुत्र बलवंत सिंह भी बाप के मरने के 2 महीने बाद कहीं गायब हो गया। मैंने उसकी बहुत खोज कराई किंतु उसका कहीं पता नहीं चला। किंतु उसकी माँ यानी हमारे मंत्री की पत्नी अभी तक जीवित है। दूसरे दिन उसने अपनी पुत्री और दौहित्र के साथ उसके महल में प्रवेश किया। सेवकों से मील सिंह की पत्नी के बारे में पूछा। उन्होंने बताया, उसका निवास स्थान यही है, किंतु वह अक्सर अपने पुत्र की तस्वीर देख देख कर रोती रहती है क्योंकि पुत्र भी बहुत दिनों से लापता है। इस समय वह अपने महल ही में है। सेवकों ने खबर की तो मील सिंह की पत्नी आई। उसको शील सिंह ने अपना परिचय दिया और बताया कि तुम्हारे पुत्र और मेरी बेटी का विवाह हुआ है। उसने अपनी पुत्री और दौहित्र को भी अपनी छोटी भाभी से मिलवाया। बेचारी मील सिंह की पत्नी अपने पुत्र से मिलने की आशा ही छोड़ बैठी थी। वह बहू और पोते को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसे आशा बंधी कि मेरा पुत्र भी जीवित होगा। बहू पोते को गले लगाकर वह रोने लगी। शील सिंह ने उसे कहा कि यह समय रोने पीटने का नहीं, तुम राजा से अनुमति लेकर मेरे साथ विशाल नगर चलो। यह कहकर उसने विस्तार पूर्वक सारी बातें बताई। मील सिंह की पत्नी इस वृत्तांत को सुनकर आश्चर्य में भी पड़ी और प्रसन्न भी हुई। फिर शील सिंह राजा के पास गया और उससे निवेदन किया, मैं अपनी भावज को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। राजा ने खुशी से यह बात मंजूर कर ली और विशाल नगर के राजा के लिए उत्तमोत्तम भेंट की वस्तुएं देकर विशाल नगर के मंत्री को विदा किया। शील सिंह सारे लोगों को लेकर फिर सूरज नगर की ओर चला। इस बाद उसने फिर नगर के बाहर डेरे डाले और अपने सेवकों और प्रतिनिधियों को व्यापार करने की आज्ञा देकर स्वयं वहां के राजा के पास पहुंचा और उसे विशाल नगर के राजा का पत्र और उसके द्वारा भेजे गए तोहफे दिए। इधर धनेश ने जब देखा नाना बहुत देर के लिए गए हैं तो उसने अपने सेवकों से कहा कि मैं फिर नगर की सैर करना चाहता हूँ। सेवक धनेश की माँ से अनुमति लेकर उसे ले चले। नगर में चारों ओर घूमते फिरते वे लोग दोपहर के समय बलवंत सिंह की दुकान पर पहुंचे। धनेश को वास्तव में दुख था कि उसने पिछली बार बेकार ही हलवाई पर पत्थर चलाया। उसने बलवंत सिंह से पूछा कि तुम मुझे पहचानते हो या नहीं। बलवंत सिंह ने उसे देखा तो पहली बार ही की तरह फिर उसके हृदय में प्रेम का ज्वार उठने लगा। बलवंत सिंह उससे बोला, मालिक आप दुकान के अंदर आ जाएं और थोड़ी सी मलाई खाएं। धनेश ने कहा, पहले तुम वादा करो कि उस बार की तरह मेरा पीछा नहीं करोगे। तुमने यह वादा किया तो मैं तुम्हारी दुकान पर आऊंगा, बल्कि रोजाना एक बार आऊंगा। बलवंत सिंह ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा होगी मैं वैसा ही करूंगा, आपके आदेश का उल्लंघन कभी नहीं करूंगा। बलवंत सिंह ने उसके तथा उसके सेवक के आगे मलाई के प्याले रखे।
धनेश बराबर उसे हिदायत देता रहा कि तुम्हें मुझसे चाहे जितना प्रेम हो तुम किसी से इसके बारे में न कहना। वह धनेश और उसके सेवकों की अभ्यर्थना करता रहा और उन्हें मलाई खिलाता रहा, खुद उसने कुछ नहीं खाया। धनेश जब खा चुका तो बलवंत सिंह ने उसके हाथ धुलाए और हाथ पोंछने के लिए एक साफ कपड़ा उसे दिया। बलवंत सिंह ने प्रधान सेवक को भी शरबत दिया, जिसे वह एक बार ही में गटागट पी गया। अब धनेश और उसका सेवक बलवंत सिंह को धन्यवाद देकर अपने डेरों की ओर चले। धनेश अपनी दादी के डेरे में गया। वह उसे गले से लिपटा कर रोने लगी कि भगवान मुझे जल्द तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता को भी देखने का सुख प्रदान करे। उसने धनेश को भोजन खाने के लिए कहा और पूछने लगी कि तुम शहर में क्या देख आए। धनेश उससे बातें तो करता रहा किंतु उसने खाया बिल्कुल नहीं। दादी ने धनेश और उसके अंगरक्षक सुरेंद्र को अपने हाथ की बनाई हुई मलाई दी, किंतु दोनों बलवंत सिंह की दुकान पर पेट भर मलाई खा चुके थे, इसीलिए किसी ने इस मलाई की ओर दृष्टि भी नहीं की। धनेश की दादी ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे हाथ की बनाई हुई मलाई भी तुम नहीं खा रहे हो। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि इस प्रकार की स्वादिष्ट मलाई केवल मैं और मेरा पुत्र बलवंत सिंह ही बना सकते हैं, और उसे भी मलाई बनाना मैंने ही सिखाया है। धनेश ने कहा, दादी जी, मेरा अपराध क्षमा करें तो बताओ कि इस नगर में एक हलवाई है जो इतनी अच्छी मलाई बनाता है कि क्या कहूँ। आपकी मलाई उतनी अच्छी नहीं होगी। दादी यह सुनकर धनेश के अंगरक्षक सुरेंद्र पर बड़ी क्रुद्ध हुई और बोली, क्यों निकम्मे, तू मेरे बच्चे की कैसी सुरक्षा करता है कि वह भिखमंगों की तरह हलवाइयों की दुकान पर बैठकर खाया पिया करता है। सुरेंद्र ने कहा कि हम लोग थक गए थे, इसलिए हलवाई की दुकान पर सुस्ताने को बैठे थे, किंतु हमने मलाई वगैरह नहीं खाई। किंतु धनेश ने कहा कि यह झूठ कहता है, हलवाई की दुकान पर हम दोनों ने मलाई खाई थी। धनेश की दादी यह सुनकर क्रोध में भर गई और उसी समय उठकर धनेश के नाना के डेरे में पहुंची और उसे सारा हाल बताया। शील सिंह अपनी भावज की बातें सुनकर उसके साथ उसके डेरे में पहुंचा और सुरेंद्र को डांटकर पूछा कि क्या यह सच है कि तुम दोनों ने हलवाई के यहाँ मलाई खाई थी। सुरेंद्र ने फिर इनकार किया, किंतु धनेश ने कहा कि यह बात सच है, हम दोनों ने हलवाई की दुकान पर मलाई भी खाई थी और बाद में शरबत भी पिया था। मंत्री ने सुरेंद्र से कहा, देख धनेश क्या कहता है। उसने स्वीकार किया कि धनेश की बात सच्ची है और हलवाई की मलाई इस मलाई से अधिक स्वादिष्ट थी। धनेश की दादी यह सुनकर भी बिगड़ी। उसने सुरेंद्र से कहा, कोई हलवाई मुझसे अच्छी मलाई बना सकता है क्या? और अगर अब भी तू यह कहता है कि तो हलवाई की दुकान पर जाकर थोड़ी सी मलाई ले आ, मैं भी तो देखूं कि वह मलाई कैसी है। कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर है। क्या बलवंत सिंह अपने परिवार के और अधिक करीब आ पाएगा? क्या बलवंत सिंह अपने अतीत की परछाइयों को पीछे छोड़कर लौटने को तैयार होगा? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या यह पूरी कथा जानने के बाद महाराज बहादुर सिंह जयंत सिंह के सेवक को दिए गए मृत्युदंड का निर्णय बदल देंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए जोड़ी की पौड़ी चैनल से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मोड़ और रहस्य के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।